नमस्कार, स्वागत है आपका जेके लिस्ट प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज 12वें दिन की सुनवाई जारी रही। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से दो अहम सवाल पूछे। अदालत ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने को लेकर समय सीमा पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, तो वहीं दूसरा सवाल जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पूछा गया कि सरकार जम्मू कश्मीर में कब चुनाव कराएगी, जिस पर केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है, ऐसे में जल्द ही स्थिति सही होने पर राज्य का दर्जा मिलेगा। तो वहीं चुनाव को लेकर केंद्र ने 31 अगस्त को जानकारी देने को कहा है। अदालत में केंद्र की तरफ से दिए गए जवाब पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, तो वहीं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से पूछे गए सवाल का तमाम विपक्षी दल स्वागत कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को लेकर महत्वपूर्ण सवाल आज पूछे गए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, जिस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र का पक्ष रखा है और ज्यादा जानकारी देने के लिए 31 अगस्त का वक्त भी मुकर्रर उनकी तरफ से जवाब में कहा गया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की सुनवाई में जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इससे वो आइंदा की हिकमत अमली या फिर नजरिए को या फिर उनकी उम्मीद किस तरह से बर आती है, ये समझने की जरूरत हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो आज की इस प्रोसीडिंग्स को किस तरीके से देखती हैं और आज के पूछे गए सवाल और जवाब पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। दो खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। रविंद्र शर्मा साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और इसके अलावा दो और खास मेहमान हैं जिनका हमें इंतजार है। हमारे साथ एनसी के सीनियर लीडर होंगे और इसके अलावा लीगल एक्सपर्ट के तौर पर इरफान हफीज लोन साहब हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर बाद। रविंद्र शर्मा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। अगर जहां तक मुझे जानकारी है कि कांग्रेस पिटिशनर नहीं है इस मामले में, आज जो बात हुई, जो पक्ष रखा गया केंद्र सरकार की तरफ से और अदालत ने जो सवाल पूछा है केंद्र से, उस पर कांग्रेस क्या कुछ राय रखती है और आज के पूछे गए सवाल के पर आपको क्या आने वाले दिनों में उम्मीद नजर आती है? के बहुत ही दिलचस्प आर्गुमेंट्स जो है वो चल रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से भी जो सवालात किए जा रहे हैं उससे जुडिशरी की इमेज बहुत इनहांस हुई है, लोगों का विश्वास है और जम्मू कश्मीर के लोग अब विश्वास करते हैं कि केंद्र सरकार ना तो यहाँ चुनाव कराना चाहती है जल्दी से, 5.5 साल हो रहे हैं, और ना ही यहाँ पे रियासत बहाल करना चाहती है। बाकी हकूक तो बात की बात है, लेकिन यह है कि ये दो चीजें बहुत जुल्म है और ये एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अब हमको शर्म आती है कि इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा होते हुए जम्मू कश्मीर को एक तरफ से आप दावा करते हैं कि हालात बहुत सामान्य हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, और दूसरी तरफ से आप चुनाव नहीं करवा सकते, कराना नहीं चाहते। क्या आपकी ये भी तानाशाही है कि क्योंकि आप जीत नहीं सकते, आपको हार का डर है और आप चुनाव नहीं कराना चाहते, आप राज्य का दर्जा बहाल नहीं करेंगे क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है और उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट गंभीर है कि कब तक आप करेंगे, रोड मैप बताइए, और उन्होंने कहा कि ब्रेक के बाद हमको खबर दीजिए। तो ये बहुत ही हमें राहत मिलती है वो लोग जिन्होंने ये महसूस किया है कि हमारा दर्जा, हमारी पहचान खत्म कर दी। एक डोगरा रियासत थी, बड़ी बड़ी शान से बीजेपी वाले कहते हैं डोगरों की रियासत है डोगरा, लेकिन उसी पंडित प्रेमनाथ डोगरा, उसी जो है वो महाराजा हरि सिंह के साथ ये बिट्रेल है कि उनकी रियासत का पहचान खत्म कर दी और अब उसके जम्मू कश्मीर के लोग भीख मांगे उनसे कि आप रियासत का दर्जा बहाल करो। 5 साल से ऊपर हो गए के सुप्रीम कोर्ट का खुद के फैसले हैं कि 6 महीने के अंदर जहाँ पे असेंबली भंग है वहां चुनाव होने चाहिए, कोई और वजह बताई नहीं जानी चाहिए। आप 5 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को गोलमोल जवाब दोगे और
आप कहोगे, लेकिन टाइम नहीं बताओगे कि कब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजह बताइए। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, ये एक मनमर्जी की साथ रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तानाशाही है, आपको करे वो करेंगे। ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब ने अपनी बात रखी। इरफान हफीज लोन साहब एक खास मेहमान हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, आपका वेलकम करते हैं। इरफान साहब, आपका ही रुख करना चाहेंगे, आज की जो सुनवाई हुई इस पर केंद्र से जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने पूछे, दो अहम सवाल पूछे गए, चुनाव कब कराएगी सरकार, और दूसरा ये कि पूर्व राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ केंद्र सरकार के पास रोड मैप है, इस पर स्थिति स्पष्ट करने को, रुख स्पष्ट करने के लिए कहा गया। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि आज के इस पूछे गए सवाल से या फिर केंद्र सरकार के दिए गए जवाब से आगे का रुख स्पष्ट हो रहा है? देखिए सना जी, अगर आपको याद होगा, सरकार ने जो पार्लियामेंट में बात कही थी, जिन दिनों उन्होंने 5 अगस्त का फैसला लिया, जिसे मैं गैर आईनी और गैर जमहूरी मानता हूं, और मेरे पास रीजन से ये कहने के लिए कि वो गैर जमहूरी है और गैर आईनी है, मैं एक बाशिंदा होने के नाते ऐसी बात कह रहा हूं। तो तब पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने या उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर को हम दर्जा इकबाल करेंगे और वहां पर चुनाव कराएंगे। लेकिन सना जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2014 में लोगों ने यहां पर चुनाव देखे हैं, हम 2000 इस वक्त 23 में है, 9 साल पहले यहां पर चुनाव हुए हैं। वो उनका ये कहना है कि भाई अगर वो कहते हैं हालातों में सुधार है तो फिर चुनाव क्यों नहीं है, अगर वो डीडीसी चुनाव कर सकते हैं, पंचायत कर सकते हैं, म्युनिसिपल कर सकते हैं, तो ये वाले चुनाव क्यों नहीं कर सकते जी। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि जो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अन्याय हुआ है, हम ये मानते हैं केवल स्टेटहुड हमें बहाल ना हो, हम चाहते हैं वो बहाल हो, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं जो 70 साल हमारे से छीना गया, जो हमारे अधिकार थे, उनकी बहाली के लिए हमें पब्लिक पॉलिटिकल लेवल पे भी स्ट्रगल करना होगा और कानूनी सतह पे भी हम लड़ेंगे। केवल 5 अगस्त के फैसले, हमारे पास जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करता था, राष्ट्रपति हुआ करता था, अपना संविधान 370 जम्मू कश्मीर का झंडा, और हमें ये गुंजाइश हिंदुस्तान के आईन में मिली थी। और आपने देखा आहिस्ता 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 इन्होंने एरोजेंस कर लिए, एक फुल फ्लैज स्टेट को इन्होंने यूटी बना दिया। और मेरे जैसे जो संविधान पे पुरअमन जो यकीन रखते हैं, मैंने इससे पहले भी कई दफा कहा कि हमारा मजाक बनाया जाता है, हमें लोग कहते हैं आप इस लोकतंत्र इस देश पे फख्र करते हैं, लेकिन जो हमारा कश्मीर पड़ोसियों के पास है, उनके पास प्रधानमंत्री भी है, उनके पास राष्ट्रपति भी है, उनके पास जम्मू अपनी लेजिस्लेचर भी है, भले ही वो कागजों पे हो, लेकिन हमारा जो देश था ये सबसे बड़ा लोकतंत्र था, फंक्शनल डेमोक्रेसी थी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है। हमारे पास जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी उसे टैक्टफुली इन लोगों ने एरोजन किया है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले, न कि केवल स्टेटहुड बहाल हो, लेकिन जो हमारी जमीन के हवाले से, हमारी नौकरी के हवाले से जो हमारे पास ऑटोनॉमी थी 53 में, वो बहाल हो। उसके लिए हम सियासी तौर स्ट्रगल करेंगे और गांधी जी की तरफ पे स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, इरफान हफीज लोन साहब ने अपनी बात रखी। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एनसी का पक्ष रखेंगे, सीनियर लीडर हैं एनसी के। हमारे बीच जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए। मुजफ्फर इकबाल साहब, एक तो ये कि आज जो आप एडवोकेट हैं, जाहिर सी बात है आज के पूरे प्रोसीडिंग्स पर आपकी नजर रही होगी, और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है उसमें वो जाल कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि असल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश सॉलिसिटर जनरल कर रहे हैं, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, और आज की प्रोसीडिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एनसी की? देखें, ये हकीकत है, ये एक हकीकत है कि जो तर्क अब दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि हम ये नहीं सुनेंगे, हम इसको आईनी तौर पर देखेंगे और आईनी तौर पर इसको डिसाइड करेंगे। जी, आज जो कहा गया, मुझे एक चीज समझ में अभी भी नहीं आई। ये कहा गया कि वहां पंचायत नहीं थी,
ये कहा गया कि वहां पंचायत के इलेक्शन जैसे कभी हुए नहीं, वहां पंचायत के इलेक्शन भी होते रहे, हर वो जब हम रिबटल देंगे तो हम इस चीज का जवाब देंगे। फिर ये कहा कि वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को डिसाइड करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कैन नेवर बी अ ग्राउंड, और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था। जी मुजफ्फर इकबाल साहब आप बोलें। और यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि जब हियरिंग हो रही थी 12वें रोज की, तो एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब खुद वहां पर मौजूद है, बजाते खुद उन्होंने हियरिंग को सुना, और वो उन तमाम चीजों को देखते हुए अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। साथ ही साथ एनसी क्या कुछ इस पर स्टैंड रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनसी पेटिशनर है, उनकी तरफ से लगातार फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी मुजफ्फर इकबाल खान साहब, तो अपनी बात पूरी करिएगा। ठीक है, शायद आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब, आपसे सवाल ये कि जो कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि स्थिति सही होगी तो फिर चुनाव होंगे, जिस पर विपक्षी दल आप पर एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं कि ये कोर्ट में कहा जा रहा है, अदालत में कहा जा रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ केंद्र ये खुद कहती है कि हालात अब जम्मू कश्मीर में सामान्य हैं। जी आदाब सना, आपको, मेरे जो मित्रगण बाकी फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब, प्रणाम, नमस्कार, और जो भी लोग इस शो को लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरी ओर से आदाब। आज ही नहीं बल्कि आज 12वां दिन है, इफ आई एम करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट की जिसे कहते हैं पेशी का, डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इस विषय को सुन रही है। बड़े शॉर्ट शब्दों में अगर इसे कहा जाए कि तकरीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स थी अनडिवाइडेड इंडिया में, जिनके मुस्तकबिल का फैसला अबाउट बैटन प्लान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक होना था। एज पर द प्लान मोर और लेस जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाकी स्टेट्स का था, वही 562 स्टेट्स वाला ही जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने उसे साइन किया। लेटर ऑन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद जम्मू कश्मीर मात्र ऐसी एक जिसे कहते हैं एक रियासत थी जिसको अपना संविधान, अपना निशान और अपना प्रधान जिसे कहते हैं लेने का मौका, एक अपॉर्चुनिटी दी गई। पूरे देश ने पत्थर रखा अपने दिल पे। जवाहरलाल नेहरू, उनको बड़ा अपोजिशन फेस करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, उसके पटल पे, उसके मंच पे। और हिस्ट्री आल्सो टेल्स द टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट, पूरे देश पे एक सेंटीमेंट था कि क्यों दिए गए, लेकिन एक अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा मेजर दिया गया। लेकिन पिछले 7 दशकों में उस एक्स्ट्रा मेजर से हुआ क्या? उस एक्स्ट्रा मेजर इट ब्रॉट इनजस्टिस टू रेफ्यूजीज, उससे इनजस्टिस हुआ, या जम्मू कश्मीर की बेटियों को इनजस्टिस हुआ, यहाँ के शेड्यूल कास्ट दलित जिसे कहते हैं लोगों। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि आपने जो वो स्पेशल प्रावधान 35 से भी एक धारा 370 की ही उपज है। हाँ। सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी, आपने मौलिक अधिकारों का हनन किया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी आपने नहीं लेने दिया, और सबके साथ साथ राइट टू सेटल ऑल्सो, आपने 3 मौलिक अधिकारों का डायरेक्टली हनन किया। और जम्मू एंड कश्मीर जो पूरे देश का एक मुकुट था, देखिए सबके ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर अकेली रियासत थी जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर टेल एंडर बन गया। जम्मू कश्मीर का मैं विधानसभा की एमएलए रहा, मुझे प्रिविलेज, जब बजट सेशन में हम लोग स्पीच करते थे तो वहां पे मैंने फैक्ट्स के साथ एक बात की थी, आपके चैनल पे भी कहूंगा। उत्तर प्रदेश से ज्यादा ग्रांट एंड एड जम्मू कश्मीर ने पिछले दशकों से ली। कहां उत्तर प्रदेश, कहां जम्मू एंड कश्मीर? जितनी हमारी जिसे कहते हैं इनकम थी, उससे मुलाजमीन की तनख्वाह भी हम लोग नहीं दे सकते। भाई भतीजावाद, लूट खसूट, करप्शन क्या नहीं देखा जम्मू कश्मीर ने उसमें। और मेरे दोस्त अभी बात वो बॉर्डर पार वाले जिसे कहते हैं कश्मीर की बात करें, हमारे भाइयों का दर्द इतना बेदर्दी से मत सुनाए। पाकिस्तान में दी मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी अगर कोई है तो वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के हमारा जिसे कहते हैं कश्मीरी भाई है वहां पे। जहां तक आज के विषय की बात करें, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहूंगा, जम्मू कश्मीर रियासत है, रियासत था और रियासत ही रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे बड़े दर्द और बड़े दुख के साथ। इन्हें क्या दुख है? हमें दुख है इसका यूटी का बनना, पर किस हालात में बनाया गया। क्या मैं बोलूं कि परिस्थिति कैसी बनी जम्मू कश्मीर में पिछले 6-7 दशकों में? आपने तो जम्मू कश्मीर को नफरत, मार, लूट पाट, खून खराबा, जम्मू कश्मीर तो उसका हॉटबेड बन गया। उसमें उस एक्स्ट्रा कंसेशन का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव, एक सेशनिस्ट सेंटीमेंट को इसने जिसे कहते हैं जन्म दिया। मैं बार बार कहता हूं कि धारा 370 के लिए उन अली शाह जिलानी साहब को क्यों ना पूछे जिन्होंने पूरे देश का आल पार्टी डेलीगेशन और अंदर से जिसे कहते दरवाजा बंद कर दिया।
या महबूबा मुफ्ती को क्यों ना पूछें, जो कि एक देश की जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, 80,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं कश्मीर में अनाउंस करके जाते हैं, और वो कहती हैं कि देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। या फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों नहीं पूछें, जिन्हें चीन की याद आती है, वो कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर हम देश की जिसे कहते हैं धारा 370 की वापसी की बात करेंगे उसमें, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा खतरा हो गया उसमें। तो कहीं ना कहीं हम अपने पे भी लेने की दी वे वी बिहेव्ड, दी वे वी एक्टेड, रविंद्र शर्मा साहब एक सेकंड प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। साथ ही ये विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि रियासत का दर्जा पहले था और है और रहेगा, ये सिर्फ वक्ती तौर पर इसे हटाया गया है। आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी कोर्ट में ये बात कही गई। एक सेकंड एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब, एक सेकंड। रविंद्र शर्मा साहब, बीजेपी ये कह रही है कि स्थिति और परिस्थिति को देखकर ये फैसला किया गया और ना अब बीजेपी की तरफ से ये सोचा गया था कि ये स्थायी तौर पर रहेगा, ये अस्थायी है और इसे जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। और तमाम विपक्षी दलों को ये देखना चाहिए कि हालात कैसे बना दिए गए थे और हालात को देखते हुए फैसला लिया गया था। इस पर कह रहे हैं कि वो गौर करें तमाम पार्टी। आज आपका मुद्दा सना जी क्या है? जो आज का मुद्दा है, पठानिया जी मेरे अजीज भाई हैं, वो उस पर तो आई नहीं, आना ही नहीं चाहते क्योंकि जवाब कोई नहीं है। ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट को सुनाइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट 370 और 35A पे सुनवाई कर रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस गंभीरता से पूछा है कि बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो समझता है, इनको तो केंद्र सरकार को तो कोई शर्म नहीं रही कि 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया और हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में वहां चुनाव नहीं करवा पा रहे और आपने रियासत को तोड़ के क्या हासिल किया। और ये ढानिया जी बड़े खुशी हुई मुझे कि ये कहते हैं रियासत ही है और रहेगी। आज तो ये नहीं कह सकते कानूनदान है, बिल्कुल रहेगी। कहता तो मैं मान लेता, लेकिन आज तो यूटी है और बनाया किसने, क्यों बनाया, क्या हुआ? मेरा कहने का मकसद है रियासत रहेगी, बेफिक्र रहे हम, यूटी नहीं रहेगी। 30 सालों में नहीं रहेगी, वो तो लोग लेके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करके रहेगा। हमको पूरा विश्वास है कि फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था, आप जानते हैं, वकील है, मैं भी जानता हूँ, ये कहना ही काफी है सुप्रीम कोर्ट का कि बताइए व्हाट इज योर रोड मैप। वो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले कि जहाँ पे असेंबली नहीं है वहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। आपने 5 साल से ज्यादा खींच लिया, सुप्रीम कोर्ट कब तक सब्र करेगा? ये तो नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि ये गलत बात है। और चुनाव करवाने आयोग से कर रहे थे, चुनाव आयोग को कोई दुश्मनी नहीं है जम्मू कश्मीर लोगों के साथ, तो आप सुप्रीम कोर्ट से मांग लो रहे। और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सरकार को समझ हो, ऑब्जर्वेशन का भी अपना एक मायना होता है, ये जानते हैं पठानिया जी। और आज जो उन्होंने कहा कि ब्रेक के बाद रिपोर्ट लेके आइए, इट वॉज एनफ और इट हैज गिवन रिलीफ टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर के कोई तो सुन रहा है इस देश में, इसलिए हमें तो बाकी चीजों पे हम सब लोग इकट्ठे। जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को या सरकार को ये कहता हो कि रोड मैप आपके पास क्या है और आप कब इस हवाले से फैसला लेने वाले हैं, तो क्या इसका दबाव किसी भी सरकार पर किस तरह से पड़ता है? और आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के ऊपर अब दबाव पड़ रहा है? आने वाले दिनों में जो उम्मीदें विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, अब वो कहीं ना कहीं उम्मीदें उनकी पूरी होगी जल्द ही? सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार। इरफान साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ बोलिए। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी बोले। जी मैं ये कह रहा हूं, जो केंद्र सरकार है, इन्होंने वो हिटलर की पॉलिसी अपनाई है, झूठ बोलो, रिपीट करो और ये सत्य लगे, लेकिन आखिर सच्चाई की ही जीत होती है। इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जैसे अभी पठानिया साहब भी कह रहे थे, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि वहां प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ही नहीं, भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जबकि हमारे पास जबरदस्त मजबूत कानून था। इन्होंने कहा वहां सूचना का अधिकार ही नहीं है, अभी केंद्र सरकार ने बनाया नहीं था, हमारे पास उससे पहले वो कानून था। लैंड रिफॉर्म्स पूरे देश में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हुए। राइट टू एजुकेशन, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, अगर आप हमारे कैपिटल में भी जाएंगे, दाएं बाएं देखेंगे, बहुत दुख होता है, ठीक होना चाहिए वो। वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लोग जो होते हैं सड़क पे सोते हैं और कभी कुछ लोग मैंने देखे डस्टबिन से खाना निकालते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर
में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं, किसी एक को भी नहीं आ पाएंगे अगर वो गरीबी सतह से नीचे भी रहता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जम्मू के इन्होंने कहा कि 370 जो है ये रुकावट है विकास में, वहां पर भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां भ्रष्टाचार है। अरे भाई, अगर कोई भ्रष्टाचार करता हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, आपके पास कानून है। आपने हमें स्टेटहुड क्यों छीना? हमारी एक हिस्टोरिकल स्टेट थी, इसे यूटी क्यों बनाया? हमारे पास प्रधानमंत्री संविधान में हुआ करता था, भारत के संविधान ने गुंजाइश दी थी। आपने हमें मुख्यमंत्री भी नहीं रखा, गवर्नर भी नहीं रखा, एलजी बना दिया। आप ये मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के पास कोई है ही नहीं, वो रिपीट करते रहते झूठ, जैसे वहां जी चुनाव नहीं होते थे, पंचायती चुनाव नहीं है, एजुकेशन नहीं थी, इतना झूठ बोलते हैं कि हमें शर्म। ठीक है, तो हम यही भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठ बोलती है कि इरफान हफीज लोन साहब को शर्म आती है, कह रहे हैं कि, और इतनी बार झूठ रिपीट होता है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कि वो इतनी बार झूठ रिपीट करते हैं ताकि वो सच साबित हो जाए। आरिफ पठानिया साहब, आपके अकाउंट में वो 15 लाख आए कि नहीं? इरफान साहब सुन लें, धारा 370 एक काला धब्बा और एक फ्रॉड था डेमोक्रेसी पे। जम्मू कश्मीर में ना राइट टू फूड, ना ही राइट टू एजुकेशन, ना ही पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम था जम्मू कश्मीर में। सुन ले मेरी बात प्लीज सुन ले। जम्मू कश्मीर, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा मेरी बात। जम्मू कश्मीर में पूरे देश के एसटीज को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जिसे कहते हैं प्रावधान था, जम्मू कश्मीर में वो प्रावधान नहीं था। वो कानून जो यहाँ की दी पावर्स दैट बी, 3 परिवार, जो 3 परिवारों को सूट करता था वो जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर को, आवाम को जो तरक्की और बहबूदी दे सके वो जम्मू कश्मीर में नहीं आता था। इसमें दिस इज एन अप्रूव्ड, दिस इज एन अटेस्टेड, दिस इज एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट। पूरे देश भर में देयर वाज अ पॉलिटिकल कंसेंसस, धारा 370 जानी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके मन में कहीं था कि जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, वोट बैंक की राजनीति है, एक सब्ज बाग लोगों को दिखाना है, एक जिसे कहते हैं एक टाली दिखानी है उनको, लोगों को बना के एक नया कोई जिसे कहते हैं कोई तमाशा खड़ा करना, नथिंग मोर देन दैट उसमें। अब नाउ इट इज अ गॉन चैप्टर। 2 बात की जहां बात की है, मैंने कहा रियासत थी, रियासत है, रियासत रहेगी, और जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी असेंबली इंतखाबात होंगे, हमारा ये कंसिडर्ड स्टैंड है आपके सामने। पहले तो 9 साल की बात मत करें। 5 अगस्त 2019 के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ। उस डिलिमिटेशन कमीशन के बाद चूंकि वो असेंबली के जिसे कहते हैं बॉर्डर्स चेंज हो गए, तो देयर नीडेड टू बी एक्सटेंसिव वोटर रिवीजन एक्सरसाइज। उस वोटर रिवीजन एक्सरसाइज के बाद जिसे कहते हैं वो पिछले अक्टूबर जिसे कहते हैं नवंबर 2022 में खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इनके और साथ आज दिन के आगे पीछे विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कि चुनाव को लेकर 31 अगस्त को विस्तृत जानकारी देंगे। इस पर रविंद्र शर्मा साहब, आपको क्या लगता है कि 31 अगस्त को जब सॉलिसिटर जनरल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचेंगे तो चुनाव के हवाले से वहां पर जानकारी दी जाएगी? आप क्या अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल, ये बात की खबर है, और बीजेपी को ये खबर है। ये कुछ अरसे से कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए, पार्टी कह रही है चुनाव होना चाहिए, और पार्टी की गवर्नमेंट चुनाव नहीं करवा रही। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इनको ये समझ है, और ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेगा। ये फटकार पड़ती रहेगी और फटेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जल्द से जल्द चुनाव कराइए। इनको अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक करना पड़ेगा। अगर पहले मान लेते तो क्रेडिट बीजेपी को जाता। अब सुप्रीम कोर्ट को वो तो कुछ न कुछ तो देगा, रियासत के लिए भी कहेगा और चुनाव के लिए भी कहेगा। इसलिए ये दबे लफ्जों में गले के ऊपर से कहते हैं चुनाव होना चाहिए। हम पूछते हैं वो रास्ते में लखनपुर कौन रोक रहा है चुनाव का फैसला? होम मिनिस्ट्री रोक रही है, प्राइम मिनिस्टर रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज है? आप कहते हो हालात अच्छे हैं, गवर्नमेंट कहती है तो इलेक्शन कमीशन को ये बेइज्जती करते हैं। दिस इज इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन। वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन बता नहीं सकता। ठीक है, इरफान हफीज लोन साहब, क्या लगता है 31 अगस्त को जब सरकार की तरफ से अपना रुख रखा जाएगा चुनाव को लेकर, क्या उम्मीद आप रख रहे हैं कि चुनाव को लेकर हो सकता है तारीखों के हवाले से कोई वो जानकारी दे दें, या फिर हो सकता है अगर कोई जानकारी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अहम नहीं दी गई तो क्या ये लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से कोई दिशा निर्देश इस हवाले से दिए जा सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो है कोर्ट से इंसाफ मिलेगा जम्मू कश्मीर के अवाम को। ये केवल चुनाव के हद तक बात नहीं है। 2014 में चुनाव हुए हैं, अब 9 साल पहले चुनाव हुए हैं, 5 साल ये इंतजार करवा रहे हैं जब इन्होंने भंग किए यहाँ की असेंबली को, तो अवाम के साथ अन्याय है। और ये कहते हैं हमने यहाँ डीडीसी करवाया, पंचायत करवाया। अरे अगर आप यही समझते हैं लोकतंत्र में है ये चीज, ये अच्छी बात है, तो फिर पूरे देश में ये फॉर्मूला लगाइए जी। एक दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ लग रहा है, जिस तरीके से पिटिशनर्स के लोगों ने आर्गुमेंट्स रखे, हमें लगता है कि ये सारा जो 5 अगस्त की जो नोटिफिकेशन 272, 273 और जो उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसमें हमें यूटी बनाया गया, और कि हम उम्मीद करते हैं, कोई प्रिजज नहीं करते हैं, हम एक ओपिनियन रखते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वो गैर आईनी और गैर जमहूरी था, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ देगा। और जहां तक कोर्ट आप कहते हैं, आप सुनिए, अगर वहां नॉर्मल सी है तो आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन विपक्षी पार्टियों की तरफ से और इरफान हफीज लोन वहां पर की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं आरिफ पठानिया साहब कि एक बार फिर से आपने कहा है कोर्ट में जाके, वैसे तो आप कहते रहे, और एक बार फिर से आपने कहा है कि हालात स्थिति ठीक होगी तो दर्जा वापस दिया जाएगा, तो इसका मतलब है हालात सही नहीं है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं आप पर बीजेपी के कथन पर। एब्सोल्युटली नॉट। किन्हीं मैंने आपका थोड़ा ज्यादा समय लिया, 7 दशकों जल्दी से, बहुत जल्दी के चलते जिसे कहते हैं इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया। मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी असेंबली इंतखाबात देखेगा। और लास्ट लाइन, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि फैसले के बाद भी आपका विश्वास बना रहे सुप्रीम कोर्ट पे, आप ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, वो फैसले सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा और हम सब पे इंप्लीमेंटिंग होगा। आई थिंक इट विल क्लोज द फाइनल लिड। तो स्थिति को लेकर जो बात जो विपक्षी पार्टियां आपको घेरने की कोशिश कर रही हैं, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उससे आप गुरेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आरिफ पठानिया साहब आपका, और इरफान हफीज लोन साहब आपका, रविंद्र शर्मा साहब आपका, और मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ आज के इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH पर तमाम खबरें। नमस्कार।